हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कटिंग टेक्नोलॉजी बाय निहारिका दुबे में आपका बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नेम है उच्चारण, व्यवहारिक व्याकरण, पठन एवं लेखन, बोलना। ओके, सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। सो मैंने आज वीडियो बनाई है इस पर, आप लोग देखिएगा ज़रूर, पेपर में बहुत हेल्प होगी इससे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी के व्यवहारिक उपयोग में क्या आपके ज्ञान को अपरोक्ष रूप से व्यक्त करता है? तो ऑप्शन देखिए, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर दोनों ही हमारे व्यवहारिक उपयोग में ज्ञान को अपरोक्ष रूप से व्यक्त करता है। ओके, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, प्रोनाउंसिएशन को इनमें से क्या माना जा सकता है? तकनीक, तरीका, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि तकनीक, तरीका दोनों ही माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण शब्दों का प्रोनाउंसिएशन समझने के लिए इनमें से किसकी भूमिका यानी कि रोल को समझना आवश्यक है? ऑप्शन देखिए, वॉवल, कॉन्सोनेंट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, स्वर को भी समझना आवश्यक है, व्यंजन को भी समझना आवश्यक है। तो वोवल, कॉन्सोनेंट्स दोनों, सी नंबर इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ योर कंपैरेटिव एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, पहले पढ़ते हैं हम लोग। योर पेंसिल इज डैश देन माइन। देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ मैं बता दूं, पहले ऑप्शन देख लीजिए, शार्प, शार्पर, ब्लंट, थिक। हाँ, तो मैंने आपको ऑप्शन बताया, शार्प, शार्पर, ब्लंट, थिक। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे लिखा क्या है? देन लिखा है। क्या लिखा है? देन। और पूछा क्या गया? कंपैरेटिव एडजेक्टिव। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कंपैरेटिव एडजेक्टिव पूछा जाए तो हमेशा शार्पर आएगा, मतलब जिसमें ई आर लगता है। देखिए, ई आर, ई आर क्या आएगा? ई आर। जैसे कि देन है तो तुलना की जा रही, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? ई आर होता है। और जो कंपैरेटिव डिग्री में ई आर होता है। ओके, सुपरलेटिव डिग्री में दा का प्रयोग किया जाता है, या फिर लास्ट में ई एस टी लगा रहता है। जैसे ई आर लिखा है वैसे लास्ट में ई एस टी लिखा रहता है, या फिर दा का यूज किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे पूछ क्या रहा है? कंपैरेटिव डिग्री पूछ रहा, तो कंपैरेटिव डिग्री के हिसाब से यहाँ पे योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। ओके, प्रोनाउंसिएशन क्या है? ऑप्शन देखिए, एक रीति, एक शब्द, ज्ञात नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर प्रोनाउंसिएशन एक रीति है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एसेंशियल टू अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ सिंपल वर्ड। मतलब कह रहा है यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन को सिंपल वर्ड में क्या कहा जा सकता है? रोल ऑफ वोवेल्स, रोल ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रोनाउंसिएशन वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा कॉर्डिनल नंबर है? एक, पांचवा, आठवां, दूसरा। तो इसका राइट आंसर एक है। अब आप कहोगे कैसे एक है? कॉर्डिनल नंबर क्या? देखिए, पांचवा, आठवां, दूसरा, ये सब क्या हमारे कॉर्डिनल नंबर नहीं है। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, वॉवेल्स को बोलते समय मूवमेंट किनके मध्य होता है? जीभ तथा होठों के मध्य। ट्राई करके जरूर देखिएगा, वॉवेल्स ए, जीभ और होठों के मध्य, ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेस मूलतः क्या है? ऑप्शन देखिए, टेक्स्ट, फोर्स, कॉन्टेक्स्ट, इनमें से कोई नहीं। तो स्ट्रेस क्या है? फोर्स। भाई जब कोई हमें फोर्स करता है या किसी चीज के लिए कोई प्रेशर करता है, दबाव देता है, तब हम पे फोर्स फोर्स होता है और स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सेमी वोवेल्स की क्या विशेषता? ऑप्शन देखिए, इनमें वोवेल्स की विशेषता होती है, इनमें कॉन्सोनेंट्स की विशेषता होती है, इनमें वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों की विशेषता होती है। प्रोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, सॉरी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वोवेल, कॉन्सोनेंट्स दोनों की विशेषता होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीडिंग, इनमें से रीडिंग सेल्स में क्या आशय? ऑप्शन देखिए, मुद्रित पाठ्य को समझने का कौशल, किसी की सहायता के बिना आत्मनिर्भर तरीके से कौशल का विकास, ए और बी दोनों, मुद्रित पाठ्य को समझने में विफल रहना। तो देखिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मुद्रित पाठ्य को समझने का कौशल, किसी की सहायता के बिना आत्मनिर्भर
तरीके से कौशल का विकास, मतलब दोनों ही राइट है। ओके, नेक्स्ट देखिए रीडिंग प्रोसेस की इनमें से क्या विशेषता है। लैंग्वेज की उपयुक्तम, अंडरस्टैंडिंग, आंखों का लेंस के साथ साथ घूमना, पाठ्य की सीरियल व्यवस्था को बनाना, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ओके, मतलब लैंग्वेज को अंडरस्टैंड, भाषा को समझना, आंखों के लेंस साथ साथ घूमना, जो चीज़ बताई जा रही है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना, पाठ्य सीरियल व्यवस्था हो मतलब पाठ्य की एक सीरीज को बनाना टर्म बाय टर्म। ओके, उपरोक्त तो सभी। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रीडिंग कौशल का लाभ किस रूप में मिलता है। ऑप्शन देखिए एकेडमिक सफलता के, सूचनाएं अर्जित करने में, लोगों के नामों को समझने में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एकेडमिक सफलता में। ओके, 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रीडिंग अभ्यास का इसमें इनमें से किस रूप में मिलता है। ऑप्शन देखिए इंडिविजुअल रूप, वाक्यों को समझने में, टेक्स्ट के ऑर्गेनाइजेशनल ढांचे को समझने में, बोधात्मक एबिलिटी विकसित करने में, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रीडिंग से पाठ्य में क्या क्षमता विकसित हो जाती है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे फैमिलियर शब्दों की पहचान की, अनफैमिलियर शब्दों की पहचान की, उपयुक्त शब्दों के सेक्शन की, उपरोक्त सभी की। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मतलब हमें फैमिलियर, अनफैमिलियर, सिलेक्शन सभी शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पठन प्रविधि हेतु निम्न में से क्या आवश्यक होता है। ऑप्शन देखिए निरंतर प्रैक्टिस, निरंतर स्किल्स डेवलपमेंट, स्किल्स रिफाइनमेंट, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मतलब ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। निम्न में से पठन का प्रकार कौन सा। ऑप्शन देखिए धीरे मन मन में पढ़ना, ऊंचे स्वर में पढ़ना, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो मन ही मन में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे फुसफुसा के भी पढ़ते हैं, बोलते नहीं है लेकिन हाँ मुंह में पकड़ 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 कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे इतना ऊंचे स्वर में बोलते हैं कि सर दर्द होने लगता है। नेक्स्ट देखिए एक्सपेंशन ऑफ सीवी इज, मतलब यहाँ पे सीवी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। देखिए सीवी क्या होता है। जब आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो आप एक जो पर्चा बनवाते हैं अपने जॉब का, उसमें पूरा रिव्यू देते हैं कि हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, कौन सी क्वालिफिकेशन रीड की, मतलब कौन सी क्वालिफिकेशन की है, वो सब जो आप अपने उस लिस्ट में लिखवाते हैं उसी को सीवी बोलते हैं, जिसको हम लोग रिज्यूम भी बोलते हैं। सो यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ सीवी, तो यहाँ पे उसका फुल फॉर्म पूछा। सीवी का फुल फॉर्म क्या है, सर्कुलम वेट। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे सीवी जो है ये कई बार पेपर में पूछा जाता है, कभी कभी इसकी स्पेलिंग भी गलत करके दे सकता है। सो आप स्पेलिंग भी हर जो इंग्लिश में है उसको अच्छे से लर्न करते जाइएगा। तो स्पेलिंग देख लीजिए CURRICULUM, सर्क्यूलम वेट, VITAE। ओके, नेक्स्ट देखिए जिज्ञासु प्रवृत्ति के प्रशिक्षु सदैव इनमें से किसके लिए तत्पर रहते हैं। ऑप्शन देखिए जानने के लिए, सीखने के लिए, लिखने के लिए, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सूचनाओं को एकत्रित करने का उद्देश्य पाठ्य सामग्री की व डैश पर निर्भर करता है। ऑप्शन देखिए सरलता, जटिलता, तटस्थता, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द को चुने। ऑप्शन देखिए तुम डैश जानवर को पसंद करते हो, तो किस जानवर को। ओके, नेक्स्ट देखिए 22 में निम्न में से कौन सा वोवेल नहीं है। वोवेल आप सभी जानते हैं AEIOU है, तो F हमारा वोवेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वॉशिंग विंडोज ऑन अ स्काई स्क्रेपर कैन बी अ स्कैरी जॉब। तो इसमें क्या पूछ रहा है ये क्या है, ये जो सेंटेंस है ये क्या है। पार्टिसिपल फ्रेज, अपोस्ट्रोफ फ्रेज, gerund फ्रेज, नॉन ऑफ दिस। मतलब ये पूछ रहा है वॉशिंग विंडोज ऑन अ स्काई स्क्रेपर कैन बी अ स्कैरी जॉब। ये क्या है, ये है gerund फ्रेज। ओके, क्या है gerund फ्रेज। नेक्स्ट देखिए सिटिंग इन द सन द कैट डजंट कंटेंटली। ओके, तो ये क्या है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑप्शन देखिए पार्टिसिपेटल फ्रेज, अपोस्ट्रोफ फ्रेज, gerund फ्रेज, नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ओके, gerund फ्रेज है ये भी, सॉरी 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, gerund फ्रेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनमें से किसमें भाषा ज्ञान उत्प्रेरक की भूमिका
का निर्वहन करता है? ऑप्शन देखिए कला, कौशल को सीखने में, ज्ञान उपार्जन करने में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी कैसी भाषा? फ्लेक्सिबल, रिगिड, हार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, फ्लेक्सिबल भाषा है। अंग्रेजी कैसी भाषा? फ्लेक्सिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कई अवसरों पर शब्द का अर्थ इनमें से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन देखिए, वाक्य के प्रयोग पर, उपयोगकर्ता की मंशा पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, वाक्य में प्रयोग पर। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल्स क्या होते हैं? ऑप्शन देखिए, विशेष प्रकार के नाउन्स होते हैं, विशेष प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, विशेष प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, विशेष प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुस्पष्ट एडजेक्टिव्स का लेखन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन देखिए, लेखन ज्यादा विशिष्ट हो जाता है, लेखन वर्णनात्मक या विवरणात्मक हो जाता है, ए और बी दोनों, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ओके, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य गलत चिन्हित किया गया है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, शैली रैग्ड द लीव्स एंड प्लेस्ड देम इनटू द कंपोज्ड पाइल। ओके, कंपाउंड। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन बी, ऑन सैटरडे मॉर्निंग आई एंजॉय ऑरेंज जूस विथ माई पैनकेक्स कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई लाइक चॉकलेट कवर्ड आलमंड्स एंड कैशूज कैशूज। ओके, ये सिंपल है सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द वेदर इज कोल्ड, कॉमा, डैड लाइक्स टू बिल्ड अ फायर एंड रीड अ फेवरेट बुक। सिंपल। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिंपल सेंटेंस, मतलब इसमें से कौन सा सेंटेंस गलत है? तो देखिए भाई, सेंटेंस कौन सा गलत है? पहले, शैली रैग्ड द लीव्स एंड प्लेस्ड देम इनटू द कंपोज्ड पाइल। ओके, तो ये राइट है, ठीक है, ए राइट है। ऑन द सैटरडे मॉर्निंग, कॉमा, आई एंजॉय ऑरेंज जूस विथ माई पैनकेक्स कॉम्प्लेक्स है। ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये भी देखिए राइट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई लाइक चॉकलेट कवर्ड आलमंड्स एंड कैश्यूज, ये सिंपल है, कवर्ड। देखिए सिंपल, इसमें क्या गलत है? कवर्ड, ईडी नहीं होता सिंपल सेंटेंस में, आपको भी पता है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई वेदर इज, देखिए यहाँ पे मुझसे थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा वाक्य गलत चिन्हित किया गया है? तो आप देखें यहाँ पे, ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मतलब ये जो लिखा है, व्हेन द वेदर इज कोल्ड, डैड लाइक्स टू बिल्ड अ फायर एंड रीड अ फेवरेट बुक, ठीक है ना? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ओके, तो गलत सेंटेंस कौन सा है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे मुझसे थोड़ी गलती हो गई, मिस्टेक, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखन के लिए इनमें से क्या अनिवार्य आवश्यकता है? ऑप्शन देखिए, व्याकरण की समझ, वाक्य विन्यास की समझ, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, राइटिंग किस प्रकृति का माध्यम है? ऑप्शन देखिए, मानव कम्युनिकेशन का, प्रेमालय का, विशिष्ट पत्राचार का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मानव कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसमें ग्रामर लाभकारी है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, सेंटेंस निर्माण में, पैराग्राफ निर्माण में, सेंटेंस के क्रम व्यवस्थापन में, उपरोक्त सभी में। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलने की प्रविधि से क्या आशय? ऑप्शन देखिए, मंच से संबोधित करने से, किसी कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्सेशन करने में, स्वयं से बात करने में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, किसी से किसी कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्सेशन करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरेक्टिव सिचुएशन में कैसा कन्वर्सेशन होता है? ऑप्शन देखिए, भौतिक अर्थात आमने सामने होता है, टेलीफोन के मध्य होता है, सॉरी टेलीफोन के माध्यम से होता है, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिज्यूम इनमें से क्या होता है? उपरोक्त, तो देखिए, एक प्रकार का विज्ञापन, एक प्रकार का साधन, स्वयं का संपूर्ण विवरण देने का तरीका। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, रिज्यूम लेने के बाद इनमें से क्या क्रिया नियोजक द्वारा की जाती है? स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग, सेलेक्टिंग, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा सिंपल सेंटेंस का पार्ट है? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ए। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारा दोनों ही
सिंपल सेंटेंस का मुख्य भाग है। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाक्य रचना वास्तव में क्या है? ऑप्शन देखिए, कला, प्रयास, विज्ञान। विज्ञान इनमें से कोई नहीं, तो इसका 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, कला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाक्य है। इज रीता वॉचिंग मूवी? सेकंड देखिए, शी हैज रिप्लाइड टू योर लेटर, ही इज अ बिजनेसमैन, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का में क्या लगता है? तो देखिए, हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाक्य की पहचान क्या है? जिसमें आईएनजी लगता है। क्या लगता है? आईएनजी। ओके, अब आप कहेंगे आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, इसमें भी आईएनजी लगा, तो मैम ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, तो ये गलत है। ओके, देखिए इसका इसका वो क्या बोलते हैं, सिंटैक्स देखिए क्या है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर। ओके, इज एम आर हो गया। अगर नॉट है तो आप नॉट लगा दीजिएगा, इज एम आर प्लस के बाद नॉट स्लैश ऑब्जेक्ट। ओके, समझ में आया आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी सेज इन्वर्टेड कॉमा टी इज रेडी। इस वाक्य का इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? देखिए सी सेज है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, सी शेयर डैट टी इज रेडी, सी सेज डैट टी इज रेडी, शी टोल्ड डैट टी इज रेडी, शी आस्क्ड डैट टी इज रेडी। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखिए सेज है, क्या है? सेज है। सेज का यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कैसे होगा? देखिए यहाँ पे शी हो गया, सेज हो गया। अब ये देखिए एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, टी इज रेडी। यहाँ पे कोई आपको सब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं दिया गया है, ही शी इट, जिसको हम चेंज करके आगे बना सके सेंटेंस जो है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लगता है? डैट। ये हमेशा नहीं लगता है, कुछ टेंसों में लगता है, ठीक है ना। तो इसके रूल अगर आपने नहीं पढ़े तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के। देखिए जितने अच्छे रूल आप लोग को पता होगा तभी आप अच्छे से टेंस कर पाएंगे, वरना पेपर में एक नंबर गया सो गया। नेक्स्ट देखिए, हाँ, तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैज़ बीन स्लैश हैव बीन किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? हैज़ बीन, हैव बीन। ओके, देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की इज एम आर है, पास्ट परफेक्ट की क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की टेंस की पहचान क्या है? विल, शैल। देखिए आप लोग को मैं कमेंट में एक सवाल दूंगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, मुझे आपको रूल बताना है, आप लोग मुझे रूल बताएंगे। ओके, सनराइज इज द ईस्ट, सनराइज इन द ईस्ट वाक्य में टेंस है। ऑप्शन देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका राइट आंसर है सिंपल प्रेजेंट। ओके, सिंपल प्रेजेंट का ये टेंस है। नेक्स्ट देखिए, यू हैव राइटर अ लेटर, इसका प्रश्नवाचक वाक्य होगा यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, हैव यू रिटन अ लेटर, डिड यू राइट अ लेटर। उपरोक्त में से कौन है? तो देखिए प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? हैव यू रिटन अ लेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छी रिपोर्ट का गुण है रिलेवेंस, क्लियरिटी, ब्रीफनेस, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ब्रीफनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शादी के लिए निमंत्रण देना किस प्रकार के पत्र का उदाहरण? ऑप्शन देखिए, सामाजिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र, आदेश पत्र, व्यावसायिक पत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, सामाजिक पत्र। नेक्स्ट देखिए, गेस्ट का हिंदी उच्चारण होगा, ये गिस्ट इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी में देखिए ऑप्शन देखिए, गिस्ट, गेस्ट, जिस्ट, जेस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, जिस्ट, जिस्ट। किसी से रास्ते की पूछताछ का सही तरीका होगा, 49 का ऑप्शन देखिए, टेल मी द वे टू द्वारका, एक्सक्यूज मी कुड यू प्लीज टेल मी द वे ऑफ टू द्वारका, वेयर इज द्वारका। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। हम किसी से भी पूछते हैं तो भाई ये थोड़ी ना पूछेंगे टेल मी द वे ऑफ द वे टू द्वारका। ओके, हम लोग पूछेंगे एक्सक्यूज मी कुड यू प्लीज टेल मी द वे और टू द्वारका, कि आप प्लीज आप मुझे कृपया करके बता सकते हैं द्वारका का रास्ता कहाँ पर है? ऐसे तो पूछेंगे भाई। नेक्स्ट देखिए, गेट मी सम वाटर उदाहरण है अनकाउंटेबल नाउन का। अब अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है? अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसको गिना नहीं जा सकता। एग्जाम्पल देख लीजिए और मैं बता देती हूँ। वाटर हो गया, जैसे मिल्क हो गया, चावल, चावल हो गया,
स्टार हो गए, ऐसी चीज जो गिनी ना जा सके, अनकाउंटेबल। अब जैसे बॉयज हो गए, गर्ल्स हो गए, कोई भी इंसान हो गया, जानवर हो गया, ऐसी चीजें जो गिनी जा सके, 1000 हो, 2000 हो, 10,000 हो, 12 लाख हो, जितने भी हों, वो काउंटेबल नाउन में आती है। मनी काउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिन्हें गिना नहीं जा सकता। नेक्स्ट देखिए, AUTUMN शब्द में मूक अक्षर है, UMTN, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। एन एन क्या है? इसका मूक अक्षर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही फॉरगेट करेजियसली, वाक्य में करेजियसली शब्द नाउन में परिवर्तित होगा, विथ करेज, करेज, टू करेज, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, करेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, वाक्य का एक्सक्लेमेटरी वाक्य में सही परिवर्तित होगा, ब्यूटीफुल पिक्चर, व्हाट अ पिक्चर, इट इज अ नाइस पिक्चर, दिस पिक्चर इज गुड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, व्हाट अ पिक्चर। देखिए क्या है, इट इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर का राइट आंसर क्या है? व्हाट अ पिक्चर। हम लोग बोलते हैं ना व्हाट अ पिक्चर, क्या पिक्चर है। क्वारल शब्द का पास्ट टेंस रूप में होगा। देखिए क्वारल, अगर ये वर्ब पूछ रहा है यहाँ पे, क्वारल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? क्वारल, क्वारल्ड, क्वारल्ड, क्वारलिंग। ओके, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्वारल्ड। 55 का ऑप्शन देखिए क्वेश्चन, व्यक्तिगत पत्र किस प्रकार के पत्र की श्रेणी में आता है? औपचारिक, अनौपचारिक, सामाजिक, व्यावसायिक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, अनौपचारिक। नेक्स्ट देखिए, नो अदर किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया एज ग्रेट एज अशोका, अशोक। ओके, यह वाक्य सुपरलेटिव डिग्री एग्जेक्टिव में होगा। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताई थी, कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है? जिसमें ER लगा हो या फिर देन लिखा हो, जहाँ कहीं देन आपको मिला लिख जाए और ER पीछे हो, समझ जाइएगा कंपेरेटिव डिग्री है। ओके, अब क्या यहाँ पे पूछ रहा है? सुपरलेटिव डिग्री। ऑप्शन देखिए पहले, अशोका इज मोर ग्रेट देन एनी अदर किंग, ये कम मोर है, ER नहीं लगा है। अगर ER मोर दोनों होगा तो ये गलत हो जाएगा, या तो मोर हो या तो ER हो, ठीक है ना। ये कंपेरेटिव डिग्री हो गई। अशोका इज अ ग्रेट किंग, सिंपल है। अशोका इज द ग्रेटेस्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अशोका इज द मोस्ट ग्रेट किंग इन इंडिया। देखिए द ग्रेटेस्ट क्या है? सी नंबर, द ग्रेटेस्ट। मैंने आपको बताया था ना, सुपरलेटिव डिग्री में EST लगा रहता है। ओके, पैरा लैंग्वेज में निम्न पर क्या ध्यान दिया जाता है? भाषा के स्वर पर, आवाज की ऊंचाई पर, मृदुता पर, ये सभी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ओके, इन तीनों चीजों पर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हैड ही क्लोज द शॉप में पास्ट टेंस की कौन सी क्रिया है? ऑप्शन देखिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए क्लोज्ड, देखिए जैसे ईडी है, अब आप हमसे कहेंगे ईडी है, ईडी है, तो ईडी तो पास्ट में आता है, बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, हैड है आगे, क्या है? हैड। पूछ रहा है पास्ट टेंस की कौन सी क्रिया है, तो पास्ट परफेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैड ही क्लोज द शॉप, पास्ट टेंस की कौन सी क्रिया? तो ये बता चुके, पास्ट परफेक्ट। ओके, रिवीजन हो गया, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की क्रिया को दर्शाता है? ऑप्शन देखिए, राम विल हैव स्टडीड, राम विल स्टडी, राम विल बी स्टडीइंग, राम विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या पूछ रहा है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो राम विल बी, इसमें क्या लगता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की देखिए रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल बी या फिर शेल बी। ओके, विल बी, शेल बी, या प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट है तो सब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ, तो इसका 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। ओके, राम विल बी स्टडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर, मोहन इनवाइट्स मी, इस वाक्य का पैसिव वॉइस होगा। देखिए पैसिव वॉइस के रूल आपको अच्छे से याद होगी, तभी आप एक्टिव पैसिव कर पाएंगे। इसमें देखिए, मोहन इनवाइट्स मी, मैं आपको बता देती हूँ, ये सिंपल सेंटेंस है, आपको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए। मी का क्या होता है? आई हो जाएगा। अब आई के साथ इज एम आर में क्या लगेगा? एम लगेगा। इनवाइट्स का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड हो गया। आपको पता है एक्टिव पैसिव में बाय लगता है और मोहन आ गया। सब्जेक्ट हमारा लास्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट हमारा पहले हो जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राम sang a स्वीट सॉन्ग, इस वाक्य में एडवर्ब का प्रयोग करके सही वाक्य होगा। देखिए एडवर्ब जिसमें ly लगा हो वो एडवर्ब होती है, लेकिन क्या पूछ रहा है? इस वाक्य में sang है,
यहाँ पे आप कहेंगे ऊपर है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए सिंक्स लिखा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन बी। राम sang a स्वीट सॉन्ग, राम sang a सॉन्ग स्वीटली। नेक्स्ट देखिए, SCEPTRE शब्द में मूक अक्षर है, CPET, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कम्ब, SCUMB शब्द में मूक अक्षर है, ऑप्शन देखिए CUMB, तो यू इसका राइट आंसर है, यू। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से बेमेल शब्द है, क्रीप, कीप, स्लीप, ड्वेल, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ड्वेल। बेमेल है ड्वेल, क्रीप, कीप, स्लीप, तीनों राइट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सभी से प्रार्थना है कि समय पर पहुंचे, इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद होगा, प्लीज बी ऑन टाइम, प्लीज कम इन टाइम, ऑल आर रिक्वेस्ट टू रीच इन टाइम, एवरीबडी शुड कम इन टाइम, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओके, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, लेट द रूम बी लाइटेड बिफोर यू एंटर, इस वाक्य का सही एक्टिव वॉइस होगा, देखिए लेट वाला आ गया, तो लाइट द रूम बिफोर यू एंटर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्य में के लिए एक उपयुक्त WH प्रश्न चुने, ऑप्शन देखिए, आई एम वर्किंग इन मुंबई, वॉट इज योर नेटिव प्लेस, वाई डिड यू लीव मुंबई, वेयर यू पेरेंट्स आर लिविंग, वेयर आर यू एम्प्लॉयड, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या पूछ क्या रहा है, आई एम वर्किंग इन मुंबई मतलब मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ या रही हूँ, तो वेयर आर यू एम्प्लॉयड। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्रिया वर्ब के सही रूप के साथ रिक्त स्थान भरिए, ट्रेन्स डैश टू एन इंडस्ट्रियल विशिष्ट यस्टरडे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे लिखा है, WENT, वेंट लिखा है। ठीक है भाई, यहाँ पे वेंट क्यों आया मैं ये भी बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है यस्टरडे, यस्टरडे से ध्यान से समझिएगा, वेंट आएगा, भूतकाल की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, क्रिया वर्ब के सही रूप के साथ रिक्त स्थान पूर्ण करे, ये तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखिए, उपयुक्त तुलनात्मक विशेषण एडजेक्टिव के साथ रिक्त स्थान की पूर्ण करे, ऑप्शन देखिए यहाँ पे, विवेक इज डैश देन विनोद, तो टॉल, टॉलर, मोर टॉलर, टॉलेस्ट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, टॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको अपने जॉब रिज्यूम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, योर नेम, योर ईटिंग हैबिट्स, योर एड्रेस, योर क्वालिफिकेशन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, योर ईटिंग हैबिट्स, अपने खाने की आदतों को रिज्यूम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य में उपयुक्त प्रीपोजिशन का चयन करें, इन, ऑन, एट, अबाउट, तो इसका राइट आंसर बी है, ऑन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक स्वर है, AEIOU के अलावा सब व्यंजन है, तो हमारा यूज का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, जिस शब्द का उच्चारण दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, स्वर व्यंजन, सॉरी संयुक्त स्वर व्यंजन, होमोग्राफ, होमोफोन, तो इसका राइट आंसर है होमोफोन, होमोफोन। फिर से क्वेश्चन देखिए, जिस शब्द का उच्चारण दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उसे बोलते हैं होमोफोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह शब्द जो उसी शब्द को दूसरे शब्द के रूप में साझा करता है लेकिन अर्थ से भिन्न होता है उसे डैश कहते हैं, संयुक्त स्वर व्यंजन, होमोग्राफ, होमोफोन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, वह शब्द जो उसी शब्द को दूसरे शब्द के रूप में साझा करता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उसे होमोफोन कहा जाता है, होमोग्राफ कहा जाता है। ठीक है ना, स्वर AEIOU को छोड़कर सभी अंग्रेजी वर्णमालाएं कहलाती हैं व्यंजन। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्य को उचित सर्वनाम प्रोनाउन से पूर्ण करें, ही इज मेड दिस केक, तो ही का प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक विशेषण है, एक्टिव, राइट, लार्ज, टीच, लर्न, तो क्या है, लार्ज, विशेषण क्या है, लार्ज यानी कि बड़ा। ऑप्शन देखें यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित वाक्य में उपयुक्त स्थान को पूर्व सर्ग पूर्ण करें, माई हाउस इज डैश इज द, सॉरी द थर्ड फ्लोर, तो ऑप्शन देखें, एट, इन, ऑन, अंडर, मेरा घर थर्ड फ्लोर पर है, तो ऑन आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्य को उचित संयोजन से पूर्ण करें, इज दिस अ शीप डैश अ गोट, तो इसका राइट आंसर और है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य को उचित संयोजन से पूर्ण करें, इज दिस अ शीप और अ गोट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्मय बोधक एक्सक्लामेटरी
एक्सक्लेमेशन मार्क है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे ये देखिए ये डॉट यहाँ पे कुछ ऑप्शन बने हैं, एक्सक्लेमेटरी को एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क कॉमा सॉरी कॉमा डैश है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस, रोहन इज अ पेंटिंग हाउस, शी वॉज रीडिंग अ बुक, हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाय यस, आई हैव सीन दैट मूवीज। तो देखिए पैसिव वॉइस पूछ रहा है, पैसिव वॉइस क्या है? तो देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस क्या है? रोहन इज अ पेंटिंग हाउस, सी वॉज रीडिंग अ बुक, हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाई अस, आई हैव सीन दैट मूवीज। तो देखिए इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाई अस। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक्टिव वॉइस है? राम हैज स्कोर्ड 2 goals, द बॉल्स वॉज कॉट बाय हिम, द बुक वॉज बीइंग रीड बाय हर, वी वर ड्रू होम बाय डैड। ओके तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, राम हैज स्कोर्ड 2 goals। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य को उचित साधारण भूतकाल पास्ट टेंस से पूर्ण करें। ओके ऑप्शन देखिए, द प्रिंसेस बॉल डैश इनटू द वेल। देखिए विल रोल, इज रोलिंग, रोल्ड, हैज बीन रोल्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, रोल्ड। ओके नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्य को वर्तमान प्रगतिशील काल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के साथ पूर्ण करें। इट डैश डार्क, तो गॉट, विल गेट, इज गेटिंग, वॉज गेटिंग। तो इसका राइट आंसर है इज गेटिंग, वर्तमान में पूछ रहा है तो इज गेटिंग। नेक्स्ट देखिए, एक रिज्यूम होना चाहिए लघु और सटीक। ओके नेक्स्ट देखिए, जब आप उच्च अधिकारी जैसे टीचर, सुपरवाइजर और इंस्ट्रक्टर को शुभकामनाएं देते हैं तो आप डैश शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन देखिए, गुड मॉर्निंग, हे, हेलो, हे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? ऑप्शन देखिए, वन शुड dress formally, one should not be punctual to work, one should have fancy mobile ringtone, one should litter वंस वर्क प्लेस। तो इसका राइट आंसर है वन शुड ड्रेस फॉर्मली, मतलब फॉर्मल कपड़ों में जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अच्छे कपड़े धारण करने चाहिए, सिंपल सादगी। ओके निम्नलिखित वाक्यों को उचित प्रिपोजिशन से पूर्ण करें। इट वॉज नॉट पॉसिबल डैश ऑल ट्रेनीज टू अटेंड द क्लासेस yesterday। तो ऑप्शन देखिए, और फॉर टू बाय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फॉर। It is was not possible for all trainees to attend the classes yesterday। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्य को उचित टेंस वर्ब से पूर्ण करें। आई डैश राइट माई फाइनल एग्जाम yesterday। देखिए यहाँ पे yesterday बोल रहा है तो yesterday बीता हुआ कल, पास्ट टेंस में बनेगा तो रोट आएगा। ठीक है नेक्स्ट ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित WH क्वेश्चन के लिए एक प्रश्न चुने, मतलब आई लिव इन बॉम्बे, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, तो इससे कौन सा प्लेस बन रहा है? व्हाट इज योर प्लेस? व्हेन डिड यू लीव बॉम्बे? व्हेन डू यू लव लिविंग इन बॉम्बे? वेयर डू यू लिव? तो तुम कहाँ रहते हो? तो आई लिव इन बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहाँ निम्न में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, रिज्यूम, CV, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एप्लीकेशन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है, मॉम आई एम सॉरी, आई डिड नॉट आई हैव टाइम टू वॉश द dishes before I went to school this morning. I will do it when I get home this afternoon। ठीक है ना? देखिए तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, मॉम आई एम सॉरी, आई डिड नॉट हैव टाइम टू वॉश द डिशेस बिफोर आई वॉन्ट टू स्कूल दिस मॉर्निंग। कह रहा बच्चा, मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे स्कूल जाना है, मतलब उसके पास धोने के लिए टाइम नहीं है और उसको स्कूल जाना। आई डू नॉट इट व्हेन आई गेट होम दिस आफ्टरनून। मैं दोपहर में आ करके कर दूंगा। देखिए लेखक उपरोक्त संदेश किसके लिए दे रहा है? एक्सप्रेस हिज
graduated to her mom, tell that she was very busy, apologized as she couldn't help his mom, tell that she would go home late। देखिए यहाँ पे पहला मतलब यहाँ पे मॉम को ग्रेजुएट एक्सप्रेस कर रहा है, टेल उसकी या फिर उसकी माँ वेरी बिजी हैं, एप्लाइज एज शी कुडंट हेल्प हिज मॉम या फिर बच्चा अपनी माँ की हेल्प करने में मतलब अभी अभी बिजी है इसलिए वह हेल्प नहीं कर सकता। टेल दैट शी वुड गो होम लेट या फिर उसे देर हो रही है तो अपोलाइज उसने कहा कि अपोलाइज एज शी कुडंट हेल्प हिज मॉम मतलब वह अपनी माँ की हेल्प करने में अभी देर हो रही थी इसलिए उसने हेल्प नहीं कर सका। नेक्स्ट देखें यहाँ पे, जब आप पत्र लिखते हैं तो उसमें पता एड्रेस किस तरफ होना चाहिए। ऑप्शन देखें यहाँ पे, द मिडल, द लेफ्ट, द राइट, इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द लेफ्ट। ओके नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत पत्र छोटा और बड़ा हो सकता है लेकिन वह आमतौर पर डैश होते हैं। औपचारिक अनौपचारिक व्यवसाय उपरोक्त में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, अनौपचारिक। नेक्स्ट देखिए, डैश पत्र उन लोगों के लिए पत्र होते हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत स्तर पर नहीं जानते, चैन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, रेफरेंस। तो इसका राइट आंसर है फॉर्मल। ओके सॉरी इनफॉर्मल, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, औपचारिक पत्र में शामिल करने के लिए डैश आवश्यक जानकारी है, डेट, नेम, एड्रेस, डेट, सीरियल नंबर एंड लोकेशन, डेट, रिलेशनशिप एंड एज, डेट, प्रेफर्ड लैंग्वेज एंड फेस। तो डेट, नेम और एड्रेस। नेक्स्ट देखिए, यदि आप प्राप्तकर्ता का नाम नहीं जानते तो आप पत्र को कैसे बंद करेंगे। ऑप्शन देखिए, विथ लव, योर सिंसियरली, योर फेथफुल या इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है योर फेथफुल। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।